चलिए, पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, छोटे छोटे चीजों के बारे में जाने थे। सबसे पहले जाने थे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या पढ़े थे बाबू? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुणधर्म पिछले वाले पदार्थ से नहीं मिलता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा अभिक्रिया क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हम कहें अम्ल, अम्ल नहीं लेंगे, लेंगे हाइड्रोजन। क्या लेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, जल बनाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? तो यहां पर इस जल में क्या हाइड्रोजन का लक्षण है? क्या ऑक्सीजन का लक्षण है? तो इस वाटर में ना तो हाइड्रोजन का लक्षण है ना ऑक्सीजन का लक्षण है। गुणधर्म मिल नहीं रहा है, एक नया गुणधर्म का निर्माण हो रहा है जो कि वाटर ग्रुप में, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। बहुत बच्चा गलती क्या करता है, ये एरो नहीं देके बराबर का साइन देता है। बराबर का साइन नहीं देना है, वहां एरो का साइन ही देना है। जो जो बराबर का साइन दे रहे हैं वो पूरा गलत है, एरो का ही साइन देना है। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग छोटा करके लिख देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? तो ये मेरा रासायनिक समीकरण है। ये मेरा क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। अब इस रासायनिक समीकरण में जो जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और भाग लेने के बाद जो बन के आता है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम हाइड्रोजन इतना बड़ा नहीं लिख करके, हम हाइड्रोजन की जगह H लिख देंगे, ऑक्सीजन इतना बड़ा नहीं लिख करके O लिख देंगे, और हम वाटर की जगह H2O लिख देंगे, तो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? ये भी समीकरण हुआ, लेकिन ये समीकरण को कहेंगे शब्द समीकरण। क्या कहेंगे? आज चूंकि शब्द समीकरण में जब हम शब्दों की जगह पर हम प्रतीक का यूज करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंबल का। तो उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में एरो के लेफ्ट साइड में किसको लिखा जाता है? उत्पाद को। और एरो के राइट साइड में किसको लिखा जाता है? उत्पाद। एरो किसकी तरफ इंडिकेट करता है? उत्पाद की तरफ। किसकी तरफ? क्या एरो की जगह बराबर का साइन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। बराबर का साइन भूल करके भी नहीं दीजिएगा चश्मा वाली दीदी। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर एरो का साइन ही होगा, तीर का साइन ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो कितना प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण का प्रकार अलग है, अभी हम अलग तरीके से किया है। दो तरह का समीकरण आपको पढ़ना है। एक हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला कौन सा हो गया? संतुलित, और दूसरा क्या हो गया? असंतुलित। अब हम लोग समझेंगे संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या होता है, तो समझिएगा, देखिएगा मेरे बात को। पहला नंबर हम लोग देखते हैं, कोई खोल के छोड़ दिया होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर ये हो गया। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है असंतुलित। क्या पढ़ना है? असंतुलित रासायनिक
समीकरण। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो दो तरह का हो गया, पहला क्या हो गया संतुलित और दूसरा क्या हो गया असंतुलित। संतुलित हो गया, दूसरा क्या हो गया असंतुलित। असंतुलित का ही दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। क्या नाम है कंकाली, स्केलेटन। क्या नाम है स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, कंकाली रासायनिक समीकरण, इसी का दूसरा नाम है। अब ये समझते हैं ये होता क्या है। तो अभी आप देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर लिए H2 और O2, जब ये मिला तो क्या बना के दिया H2O। क्या बना के दिया H2O बना के दिया। क्या बना के दिया H2O बना के दिया। ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे हम लिए सोडियम, यहाँ पे लिए क्लोरीन। क्या लिए सोडियम लिया क्लोरीन लिए, आई ना। यहाँ बना दिया क्या NaCl नमक। क्या बना दिया NaCl नमक बना दिया। क्या बनाया NaCl नमक। फिर तुम अभी समझो ना मेरा बात को, NaCl नमक बना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं H2 प्लस O2 जब मिल के बना तो क्या बनाया H2O। यहाँ पर सोडियम और जब क्लोरीन मिला तो क्या बनाया सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया सोडियम क्लोराइड, नमक बनाया। क्या बनाया नमक बना। इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं, ये क्या है एसिड है, HCl एसिड है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलेगा तो बनाएगा क्या NaCl नमक बनाएगा और H2O निकालेगा। क्या निकालेगा H2O। क्या निकालेगा H2O निकालेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो अब यहाँ पर समझाना चाह रहे हम क्या, तो समझिएगा हम आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। एक और ले लेते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, ये भी समीकरण है ये भी समीकरण है, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे अभिकारक देखिए, अभिकारक में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उत्पाद में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के गो है चार गो है, दो दूनी चार गो हाइड्रोजन है। के गो हाइड्रोजन है चार गो हाइड्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन के गो है दो गो। तो अभिकारक में हाइड्रोजन चार गो है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन के गो है चार गो है, अच्छी बात है। अब अभिकारक में ऑक्सीजन दो गो है और उत्पाद में ऑक्सीजन के गो है दो गो है। तो यहाँ पर अभिकारक में जितना परमाणु है उतना ही परमाणु कहाँ पर है उत्पाद में भी है। कितना है उत्पाद में ही है, उतना परमाणु कहाँ है उत्पाद में है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अभी समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे समझिए। सोडियम यहाँ के गो है दो गो, यहाँ भी सोडियम देखिए दो गो है, सोडियम के आगे दो गो लगा यानी दो गो है। क्लोरीन यहाँ के गो है, यहाँ भी क्लोरीन के गो है दो गो है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे अभिकारक में जितना परमाणु है उतना ही परमाणु उत्पाद में, उतना ही परमाणु क्या है उत्पाद में है। अभी और देखिए, जैसे यहाँ एगो हाइड्रोजन है तो यहाँ भी एगो हाइड्रोजन, देखिए यहाँ एगो हाइड्रोजन और एगो हाइड्रोजन, टोटल क्या हाइड्रोजन हुआ दो हाइड्रोजन। यहाँ पर भी दो गो हाइड्रोजन दिया हुआ है। यहाँ एगो क्लोरीन है, यहाँ भी एगो क्लोरीन है। यहाँ एगो सोडियम है, यहाँ भी एगो सोडियम है। यहाँ एगो ऑक्सीजन है, यहाँ भी एगो ऑक्सीजन है। यानी जितना परमाणु अभिकारक में है उतना ही परमाणु यहाँ पर उत्पाद में है। यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या है यहाँ पर बराबर है। कार्बन यहाँ दो गो, कार्बन यहाँ दो गो, ऑक्सीजन चार गो, ऑक्सीजन यहाँ पर दो गो, इधर दो का इसका दो दूनी चार गो ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। यानी अभिकारक में ऑक्सीजन क्या कहते हैं परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर है। और चूंकि ये एक रासायनिक समीकरण है इसीलिए ऐसे समीकरण को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाता है। तो यहां से हम परिभाषा दे सकते हैं, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन यहाँ दो गो, हाइड्रोजन यहाँ दो गो, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ दो गो, ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन कहाँ गया भाई। तो क्या बराबर है अभिकारक में परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर है नहीं है। इसीलिए जब बराबर नहीं है तो क्या संतुलित हुआ नहीं, और जब संतुलित नहीं हुआ तो क्या हुआ असंतुलित। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे सोडियम एगो बढ़िया, क्लोरीन दो गो क्लोरीन एगो, देखो बराबर है नहीं। अभिकारक में ढेर है उत्पाद में कम है यानी बराबर नहीं है। इसका मतलब यह हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गोलू भैया, कार्बन यहाँ एगो है, यहाँ भी कार्बन एगो बढ़िया,
ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो, तो ये क्या हो गया मेरा, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा दे 2, अब देखो कार्बन के गो 2 गो, यहाँ कार्बन के गो 1 गो, बराबर है नहीं, तो ये किस में चला गया, असंतुलित में। किस में चला गया, तो हम कहेंगे वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में परमाणु की संख्या उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होती है। इसको अभिकारक, इसको उत्पाद, आप समझ गए ना। अभिकारक में परमाणु की संख्या उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होती है, ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बात यहाँ पर यह आता है कि हम चीजों को संतुलित करते क्यों है, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो यहाँ पर एक बात आता है कि रासायनिक, ये क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा, एक सिद्धांत समझना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इसको कहते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। सिद्धांत को ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। लॉज ऑफ क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। यानी मास यानी द्रव्यमान संरक्षित क्यों रहता है, तो समझिएगा मेरे बात को। अच्छा एक बात बताइएगा, पृथ्वी का उम्र जैसे जैसे बढ़े जा रहा है, पृथ्वी का उम्र यानी पृथ्वी जो अभी 25 साल हो गया, मतलब 2025 चल रहा है, 2026 एक साल और बढ़ जाएगा, 2027 एक साल और बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे लगातार पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। द्रव्यमान क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ते जा रहा है, तो आप देख रहे हैं अपने आसपास, देखिए नया नया बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, नया नया घर का निर्माण हो रहा है। देखिए आसपास क्या हो रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए, पृथ्वी का तापमान कांस्टेंट है, बढ़ घट नहीं रहा है। कैसे बढ़ घट नहीं रहा है, तो मेरे बात को समझिएगा। हम एक तराजू पे खड़े हो गए, हम एक तराजू पे क्या कहे, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करेंगे, एक मोबाइल ई पॉकेट से निकाल करके ई पॉकेट में रख देंगे, तो क्या तराजू में वजन घट या बढ़ जाएगा, तराजू में वजन उतना ही रहेगा कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि उसी तराजू के ऊपर हम क्या किए हैं, केवल द्रव्यमान का स्थानांतरण किए हैं। हम द्रव्यमान को, हम मोबाइल को हटा करके अपने बॉडी से बाहर नहीं कर दिए। ऐसा हम नहीं किए कि पहाड़ काट के मंगल ग्रह पे रख के आ गए, पहाड़ काट के चंद्रमा पे रख करके आ गए, ऐसा नहीं किए। हम क्या किए हैं, केवल हम पहाड़ को काट के गिट्टी बनाए, गिट्टी का घर बना लिए, तो जो द्रव्यमान वहां था वो द्रव्यमान अब इधर आ गया। हम वही ना कर रहे हैं, हम पानी को समुद्र से हटाए और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ओवरऑल पृथ्वी को अगर देखिएगा तो क्या पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आपका तो द्रव्यमान लगातार बढ़े जा रहा है, आपका द्रव्यमान बढ़े जा रहा है, वजन बढ़े जा रहा है, हाँ ना, नहीं बढ़ रहा है वजन, हाँ ना। 40 किलो, 45 किलो, 50 किलो, कैसे आपका वजन बढ़ रहा है, हाँ ना। तो यहाँ पर कहाँ द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लगा, तो यूं लगा। कैसे, देखिए, पेड़ पौधा जड़ से क्या लिया, खनिज पदार्थ लिया, जैसे मिनरल्स लिया, पानी का मात्रा लिया, उससे वो फल का निर्माण किया। क्या निर्माण किया, फल का। अब वो फल में द्रव्यमान है, उस फल को आप ग्रहण किए, तो वो द्रव्यमान अब पेड़ से, पेड़ हल्का हो गया। पेड़ में जब तक आम लगा हुआ था तो वो लदा हुआ था, तो भारी था। जैसे वो खाए तो आपका द्रव्यमान बढ़ा, आपका द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ा। फिर वही धीरे धीरे, और आप जो खाए जितना उतना ही निकाले, नहीं ना, जितना खाओ कितना, आइए माँ ढेरी खा लिए, लेकिन क्वांटिटी उतना जाता है ना। सुबह सुबह हम समझाना चाह रहे, सर कुंची करती है, बस ले लिया कई बार। सुना, कई बार खा लेता हूँ मच के तनी को पुचुक करके आ जाता है। बात समझ में रहा है क्या, तो ध्यान से सुनना यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, आप जितना खाए उतना तो नहीं निकाले। अगर आप 100 ग्राम खाया, 100 ग्राम निकालिएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान कहाँ से बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने, आप लोग सुनो, है ये लोग, अगर 100 ग्राम खाए तो 80 ग्राम निकाले। इससे क्या हुआ, 20 ग्राम धीरे धीरे वजन हम लोग का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम लोग का मसल्स बढ़ रहा है, मसल्स को बढ़ने के लिए प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम, हड्डी को बढ़ने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो वो फल से, फ्रूट से, सब्जी से, खाना से, अन्य पदार्थ से वो उसको क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है, ले रहा है। बात समझ में रहा है क्या, जिससे द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे पूरा पृथ्वी का, क्या द्रव्यमान बढ़ रहा है, नहीं।
तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। जो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान अभी भी है। आप कहिएगा कि उल्का पिंड उठ करके अगर पृथ्वी पे आ गया तो हाँ पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो हाँ बढ़ जाएगा उस कंडीशन में। लेकिन अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान कहाँ बढ़ा, उल्का पिंड वहां था उड़ के यहाँ आ गया तो द्रव्यमान बढ़ा पूरा ब्रह्मांड का नहीं। अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी में भी हम कुछ ही करें, कुछ नहीं, ट्रेन यहाँ पर है भूल के चला गया वहां पर, गाड़ी यहाँ पर है, महाकुंभ में ढेर ही लोग था तो वहां पर द्रव्यमान बढ़ गया था उस जगह का, नहीं बढ़ा होगा। लेकिन अब क्या हो गया, वापस से धीरे धीरे सब जगह चला गया तो द्रव्यमान फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वही हो गया। तो क्या पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ा, नहीं बढ़ा है, पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट ही है, हाँ ना। कितनों बच्चा जन्म लेगा तो भी पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि उसी हिसाब से जैसे आबादी बढ़ रहा है उसी हिसाब से कुछ कुछ चीज को हम मारे भी जा रहे हैं। यस यू नो, धीरे 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 क्या हो रहा है, बच्चा तो छोटा रहता है फिर देखो ना वही ना आसपास का पर्यावरण का चीजों को खा करके वो बढ़ता है तो द्रव्यमान उधर घटा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर में बनाए क्या लगाए, गिट्टी, क्या बना लगाए गिट्टी, तो गिट्टी जहां से आया पहाड़ से, तो पहाड़ छोटा हुआ आपका घर बड़ा हुआ। आप घर में लगाए ईटा, तो जहां पर भी ईटा बनाया जा रहा होगा मिट्टी काट रहा होगा तो गड्ढा होगा और आपका घर ऊंचा। आप लगाए बालू, तो बालू बनाने के लिए क्या चाहिए, नदी से आता है तो नदी गड्ढा होगा आपका घर ऊंचा होगा, हाँ ना। आपको सीमेंट, सीमेंट कहाँ से बन रहा है, पहाड़ से बन रहा है, चूना पत्थर से, पहाड़ को काट के सीमेंट बनाया जाता है उसी में केमिकल यूज करके, वो कहाँ से बना, इसीलिए देखिए सीमेंट जमने का पत्थर जैसा हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं से उसको काटा, वहां छोटा हुआ तो यहाँ पर आपका घर बढ़ा, हाँ ही ना। तो याद रखिएगा द्रव्यमान का जो है, हाँ बोलो बाबू, क्या क्या चीज, द्रव्यमान बोल रहा है घट सकता है, हम कैसे घट सकता है तुम भी बता दो हमको। हाँ हाँ, अगर स्पेस में कुछ भेज देंगे तो बढ़ भी तो सकता है, हम ये तो बोल रहे हैं। अगर हम क्या करेंगे, अगर पृथ्वी का तापमान देखेंगे और उल्का पिंड बाहर से आ गया, उल्का पिंड पृथ्वी का तो है नहीं, बाहर से आ गया तो पृथ्वी का तापमान बढ़ गया ना, तो ओवरऑल पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान में देखेंगे तो कांस्टेंट है रे। तो कुल मिला कहने का मतलब द्रव्यमान कांस्टेंट, बस स्थानांतरण हो रहा है, पृथ्वी से वहां चला गया वहां से यहाँ आ गया। उसी तरीके से एनर्जी है, एनर्जी क्या बन रहा है, बिगड़ रहा है नहीं। एनर्जी का ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, केवल एनर्जी का हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बैटरी की एनर्जी से बॉल जला लो, पंखा चला लो, हाँ ये ना, तो वो ट्रांसफर हुआ, लॉस नहीं हुआ, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण। तो मेरे साथ धीमी आवाज में मधुर आवाज में बोलिएगा, बोलिएगा ना, बोलिएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो बोलिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में भी उत्पाद में परमाणुओं की संख्या और अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर करना है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण बोलता है ना तो निर्माण हो रहा है ना ही विनाश हो रहा है। अब देखो यहाँ पे असंतुलित है, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एगो, कहाँ गया एगो, ये तो गलत दिखा दिया हम, इसीलिए ये चीज संभव नहीं है। ऑक्सीजन दो को है तो ऑक्सीजन दो को ही होगा, हाँ ना, क्योंकि ना तो निर्माण कर सकते ना ही विनाश, यहाँ तो विनाश हो रहा है। दो को लिए तो एगो गायब हो गया, गायब कहाँ चला गया, हाँ ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 1 किलो पानी या 1 लीटर पानी आधा किलो चीनी मिलाएंगे तो 1.5 किलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ ना। अगर आप 1 किलो आटा लिए आधा किलो पानी लिए मिला करके कुछ बनाइएगा तो 1.5 किलो बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि रोटी बनाइएगा तो भाप बन के उड़ेगा, तो द्रव्यमान नुकसान नहीं हुआ, विनाश थोड़ी हुआ द्रव्यमान का। बस क्या हो गया कि जो आपका रोटी है उस रोटी से पानी जलवाष्प बन के उड़ गया, आपके पास द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान उधर चला गया, लेकिन विनाश नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का। सिलिका जेली, सिलिका जेली एक पदार्थ है, ये इसका खासियत क्या होता है, वो पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित। इसीलिए हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिलिका जेली मिलेगा आपको,
आप कुछ लेने जाइएगा, जूता चप्पल लेने जाइएगा, उसके अंदर सिलिका जेली डाल देगा, बैग के अंदर सिलिका जेली डाल देगा। हाँ, पाउच नियर रहता है, उसके अंदर मुकुल दाना नियर, मुकुल दाना नहीं, साबुदाना नियर गोली रहता है। खा मत लेना, व्हाइट व्हाइट होता है, बात समझ में आ रहा है क्या? बहुत खतरनाक होता है वो सिलिका जेली। है ना, वो क्या है देता है, तो अगर हम किसी भी चीज को बंद करके रख देंगे ना, तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के कारण वो खराब हो सकता है, इसीलिए उसके अंदर सिलिका। अब खाने वाला चीज में सिलिका जेली मत डाल देना। इलेक्ट्रॉनिक सामान में या कुछ ऐसा सामान जो कि आर्द्रता से खराब हो सकता है, उसमें सिलिका जेली डाल देता है, जिससे क्या हो जाता है, वो नमी को खींच लेगा, नमी खींच लेगा तो ठीक रहेगा। इसीलिए कभी भी मोबाइल में अगर पानी चल जाए, चावल तावल मत डालना, चावल तावल में डालेगा तो गुर्दा उर्दा सब डस्ट चल जाएगा अंदर, खराब हो जाएगा और वो मोबाइल उल्टा। है ना ही चार्जिंग में लगाना, ना कुछ करना, उसको क्या करना, सिलिका जेली के चारों तरफ डाल दो, सिलिका जेली है तो। सिलिका जेली बहुत अच्छे से क्या करेगा, पानी को अवशोषित करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये गुण होता है, खासियत होता है, वो पानी को अवशोषित कर सकता है ना। नमक के अंदर भी ये गुण है कि पानी को अवशोषित कर सकता है, लेकिन नमक का एक बुराई है, नमक पानी को अवशोषित करके पसीज जाएगा अपने, नहीं समझ में आया, पसीज जाएगा, नमक को बाहर छोड़ देंगे ना, पसीजने लगेगा अपने आप, तो नमक सही ऑप्शन नहीं है। नमक अवशोषित करेगा पानी को, लेकिन पसीज जाएगा तो और खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? तो खैर चलिए, तो हम अब बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है ना तो द्रव्यमान का निर्माण करेंगे, ना ही द्रव्यमान का विनाश करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे तो हम विनाश कर दिए, तो ये गलत हो गया कि नहीं? इसीलिए समीकरण को हम संतुलित करेंगे। जब भी अब आपके पास असंतुलित रासायनिक समीकरण आएगा, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि आप उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और संतुलित करने का तरीका होता है, क्या होता है? तरीका होता है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दो विधि है। कितना विधि है? दो। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कितना विधि है? दो विधि है। पहला विधि है अनुमानित विधि, अनुमानिक मानित। अब स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, अनुमानित मेथड विधि मेथड। दूसरा जो है वो है बीज गणितीय मेथड, बीज गणितीय मेथड, इसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड? एल्जेब्रिक मेथड। तो ये दो मेथड है जिससे हम समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित। तो बताओ समीकरण को संतुलित करने का कितना विधि? पहला कौन सा? हीट एंड ट्रायल, हम तुक्का मार के क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। दूसरा क्या है? हीट एंड क्या कहते हैं, बीज गणित विधि। कौन सा विधि? बीज गणित विधि। कौन सा विधि? कोई दिक्कत? पहला है अनुमानित विधि, दूसरा बीज गणित विधि है। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये असंतुलित है, ये क्या है? असंतुलित है। तो अब आप तुक्का मारो, यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ O1 है। तो अगर यहाँ 2 दे देंगे तो देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, गड़बड़ा गया ना, तो हाइड्रोजन को यहाँ 2 दे दो। अब देखो हो गया। तो ये हम तुक्का ना मारे कि 2 दे दिए तो हो गया, कभी तुक्का मारने से नहीं लगेगा, तो क्या कीजिएगा, बीजगणित विधि से बनाइएगा। तो हाइड्रोजन 4 को, हाइड्रोजन 4 को, ऑक्सीजन 2 को, ऑक्सीजन 2 को, हो गया। तो चलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कितना विधि? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? बीज गणितीय विधि। अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या? रासायनिक समीकरण जो है वो दो तरह का हो गया समीकरण। कौन कौन सा? एक हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा हो गया असंतुलित। तो बोलिएगा, जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं का संख्या बराबर होगा तो रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, और जब अलग अलग होगा तो, समझ में आ रहा है क्या? खाली याद रखना, अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद। कोई दिक्कत? आज यही रहने दे, पक्का ना? चलिए ठीक है, आज यही रहने देते, ठीक है, चलिए बढ़िया, धन्यवाद।